हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम श्री शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो अपने घरों पर सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही मूल्यवान समय है। तो आप इसे गंवाएं नहीं, बिल्कुल तैयारी में अपने लगाएं समय, ताकि जब भी डेट आए तो आप तैयारी में बेहतर कर सको। चलिए, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सीडीपी के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले जो किससे रिलेटेड है, वो है वाइगोत्स्की जी से रिलेटेड है और कोहलबर्ग जी से रिलेटेड ना सिगमंड फ्रायड जी, क्योंकि हमने इनकी थ्योरी पढ़ रखी है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो उन्हीं से सिद्धांतों से रिलेटिव आज हम यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एक भी एमसीक्यू यहाँ पर छोड़ना नहीं है और वीडियो के अंत तक आपको बने रखना है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपको कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। इनके सिद्धांतों को लेकर, तीनों सिद्धांत जो है इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। चलिए, तो हम चलते हैं अपने सेशन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो यहाँ पर है कि ये आप अगर चैनल पे नए हैं, ये यूट्यूब पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर वीडियो डेली की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो यहाँ पर ये टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक भाई बंधु में अपने फ्रेंड जितने हो सके, आपसे जितने हो सके तो आप उसे शेयर कीजिए। और आज का हमारा टारगेट है 200 का। कितना का? 200 का, कि 200 आज हम लाइव अपने फ्रेंड्स साथ में एक साथ पढ़ेंगे। तो आपको हर एक, जितने मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, सब लोग 10-10 अपने फ्रेंड्स लेकर आएंगे, ताकि हमारा 200 कंप्लीट हो सके, अपना टारगेट। चलिए, तो हम आज देखते हैं नेक्स्ट। ये मेरा छोटा सा संदेश है आप सबको, सब लोगों के लिए, कि अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की, तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि मैं आपके साथ तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए। तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में और भी आपके सहायक रहूंगी मैं, जितना हो सकेगा मुझसे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारे पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले अपना 1 मिनट निकालिए और आप सबसे पहले अपने सभी भाई बहनों को, मित्रों को अपने आप शेयर कीजिए, बिना बोले हुए मेरे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 200 का है। चलिए, तो अपना टारगेट पे अपना फोकस करिएगा और यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक तो करेंगे ही, और शेयर करना तो ये आपको जिम्मेदारी दी हुई हूँ कि आपको टारगेट पूरा करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं हम यहाँ पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। इन्होंने वाइगोत्स्की जी हैं, वाइगोत्स्की जी की बात में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इनका पासवर्ड क्या है। इनके पासवर्ड की बात हमने की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक गतिविधि, जहां पर सामाजिक वर्ड आएगा। अगर बात वाइगोत्स्की जी की हो रही तो आप क्या आंसर करोगे? वहां पर आंसर आप वाइगोत्स्की जी का करोगे, क्योंकि इनका पासवर्ड ही है क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक से रिलेटिव इनकी जितनी भी थ्योरी में क्वेश्चन है, जो वर्ड हैं, वो सामाजिक से गतिविधि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है रखा है? व्यक्तिगत गतिविधि। दूसरा क्या है? निष्क्रिय गतिविधि। तीसरा क्या है? अनुबंध गतिविधि। तो आप सब जानते हैं कि इनकी थ्योरी में क्या है? पासवर्ड क्या हमारा? सामाजिक गतिविधि। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाता है। हमने पढ़ी है थ्योरी, डिटेल में थ्योरी पढ़ी है, आप थ्योरी को पिछला देख लीजिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? सामाजिक गतिविधि, लेवोत्स्की जी के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पर? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, किनके सिद्धांत है? वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ का क्या मतलब, थोड़ा हम जान लेते हैं इसको। इनको समीपस्थ को दूसरे वर्डों में हम क्या कहते हैं? जेडपीडी। जेडपीडी बहुत ही फेमस वर्ड है, जो आपके हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अब वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि जितने सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम व्यू से। तो यहाँ पर देखते हैं जेडपीडी के क्या मतलब है। जेडपीडी, ये जो समीपस्थ है, इसको दूसरे वर्डों में क्या कहते हैं? जेडपीडी भी कहते हैं। मानिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर आप क्या करते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में की आपकी तैयारी जो आप कर रहे हो, अभी आपने, हमारा सीडीपी कितने का नंबर का रहता है? 30 नंबर का टोटल। 15 नंबर का रहता है पेडागॉजी, 15 नंबर का कंटेंट से रहता है। तो यहाँ पर 30 नंबर का, तो आपने तैयारी कितने की मान लीजिए कर रखे हैं? आप तैयारी 20 नंबर की कर रखे हैं। अब आपको जाना कहाँ है? यहाँ पर एग्जाम देने जाना है, जो कि आपको 30 नंबर की तैयारी करके जाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जब जाएंगे एग्जाम सेंटर पर, तो आपको 30 नंबर का पूरा सिलेबस पढ़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने तैयारी सिर्फ 20 नंबर की है, तो 10 नंबर आपको कहाँ से मिले? 10 नंबर मैंने आपकी जो तैयारी करवाई, 10 नंबर के क्वेश्चन वो आपके एग्जाम पर मिल गए, तो वो तैयारी मैंने आपकी बेटर करवाई 10 नंबर का। तो यहाँ पर आपको क्या हेल्प मिली? मेरा सहयोग आपको मिला, तो क्या हुआ? आपका कंप्लीट 30 नंबर का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए जो 10 नंबर का मैंने हेल्प किया, सहयोग किया आपका, तो ये क्या हुआ? इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाया?
जेटडी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर तक पहुँचने के लिए 10 नंबर का जो हेल्प मिला आपको, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा आपको वो क्षेत्र कहलाएगा जेटपीडी, समीपस्थ क्षेत्र कहलाएगा। और जो आपको यहाँ पर हेल्प मिल रही है, जो मैं आपको हेल्प दे रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, इसके फोल्डिंग कहलाता है। यही क्या कहलाता है वर्ड, इसके फोल्डिंग। तो आप आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी थ्योरी में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है, आप देख भी लीजिएगा, बट अब नॉर्मल आप देखोगे तो यही सब कुछ है उनमें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है हमारा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों के कार्य बहुत अधिक कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो कार्य होते हैं बच्चों के बहुत अधिक कठिन होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई हेल्प उनकी कर दे, बड़े कर दे, उनके बड़े बुजुर्ग कर दे, उनके पेरेंट्स कर दें, उनके फ्रेंड्स कर दे, जो भी कर दें, जो उनसे बड़े हों, तो वो क्या होता है, उन्हें सहायता प्राप्त हो जाता है। जो कार्य उनके होते हैं कठिन होते हैं, तो उनके कार्य में सहायता उनको मिल गया, तो क्या ये होता है समीपस्थ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने की गति को बाधित करता है। जो शिक्षक सीखने की गति क्या बात, ये समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है कि सीखने की गति को बाधित कर देता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा पास विकास वृद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है। जो विकास होता है वो वृद्धि क्या है, समीपस्थ क्षेत्र है, क्या ऐसा है। फिर फोर्थ ऑप्शन सीखना केवल औपचारिक स्थितियों में होता है। कौन सी स्थितियों में होता है, ये औपचारिक स्थितियों में होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्यों है, क्योंकि हमने जेटपीडी की बात कर रखी है पहले ही कि जो हेल्प मिलती है वो हेल्प मिलती है, तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर सहायता वर्ड मिला है, क्योंकि जो कार्य कठिन हो रहा था आपके लिए, आपको 30 नंबर लाने के लिए बहुत टफ मिल रहा था, तो आपको 10 नंबर क्या मिल गया, आपको हेल्प मिल गई। वही आपकी क्या बीच के अंतराल को यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हुई, जो आपको 10 नंबर की हेल्प मिली, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र का ये आपका जेटपीडी क्षेत्र कहलाया। और जो मैं आपको दे रही हूँ वो क्या दे रहे हैं, इसके फोल्डिंग दे रही हूँ, ठीक है। जो मैं आपको हेल्प 10 नंबर का दे रही हूँ, उस वर्ड को क्या कहते हैं यहाँ पर आपको कहलाएंगे इसके फोल्डिंग कहलाएंगे। तो चलिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आशा करती हूँ कि आप सबको बिल्कुल समझ आया हुआ, और आप शब्दों पर जाइएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि रटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो चाहती हूँ कि आप सबको भी पसंद हो, आप समझिए, क्योंकि आप समझ के करके ही एग्जाम पर जा करके सही कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमने वाइगोस्की जी की, जीन पियाजे जी की और कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ रखी है, इसलिए उन्हीं से रिलेटेड मैं यहाँ पर आज क्वेश्चन रखी हूँ, ताकि मैं सोचती हूँ कि जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है वो आपका रिविजन भी हो जाए, क्योंकि इन्हीं थ्योरी से तीन चार नंबर से इन्हीं थ्योरी से आता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में एमपी हो चाहे यूपी टेट हो चाहे वो रीट हो, तो ये हर एक क्वेश्चन में इनसे सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा तो आपको चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार है, जो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, वाइगोस्की जी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांतों को सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि जहाँ जो जितने भी अधिगम होते हैं वो किससे रिलेटिव इन्होंने बताया है कि सामाजिक रूप से होते हैं। किससे, सामाजिक रूप से। पहला ऑप्शन कह रहा है स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। जो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि जो स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर होता है, ये संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वो पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते। फिर चौथा ऑप्शन, यदि निम्न आयु वर्ग अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। आप राइट ऑप्शन कीजिए जो आपको सही लग रहा है, और शेयर कीजिए। आप आंसर भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, झूम के शेयर कीजिए, सारे फ्रेंड्स को ले आइए, यहाँ पर जितने आपके भाई बंधु हैं सबको ले आइए। 10-10 लोग हर एक फ्रेंड लेके आएंगे तो यहाँ पर 200 का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। बात जब यहाँ की हो रही है, वाइगोस्की जी की हो रही है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो रही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, संस्कृति। क्योंकि यहाँ पर सोशल वर्ड जो है, सोशल और कल्चर, यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या बताया कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन भूमिका निभाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो होते हैं वो संस्कृति और भाषा पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किस पर, संस्कृति और भाषा पर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके सिद्धांत को भी कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसी सिद्धांत को संस्कृति और भाषा विकास में, जो समाज होता है उनके बच्चे के, जो समाज होता है बच्चे की भाषा विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनकी थ्योरी के अनुसार। तो जीन पियाजे यहीं पर क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा है बच्चे के विकास के लिए, वहीं पर जीन पियाजे ने क्या रखा है, उनका कहना है कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उन्हें समाज की जरूरत नहीं होती है, वो धीरे धीरे अपनी आयु के अनुसार वो खुद ही समझ लेते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर जो थ्योरी है उनकी, यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर
आधारित है यहाँ पर ऑप्शन। पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा अंतर्दृष्टि अधिगम, चौथा है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। उनकी थ्योरी में तो संज्ञानात्मक विकास शब्द का अर्थ नहीं है, वहाँ पर शब्द ही नहीं है। अंतर्दृष्टि यहाँ पर सूझबूझ का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, ये कोहलर जी ने दिया, कोहलर-कोफा ने दिया है। और सक्रिय अनुकूलन, अनुकूलन की बात भी ये भी नहीं करते हैं। ये बात किसकी करते हैं? पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चा क्या करता है, बच्चे से आप क्या करो, क्वेश्चन करो, बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा। तो वो अगर आप दोनों सूझबूझ करो, मतलब कोलैबोरेटिव कर, एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब क्वेश्चन के तरीके से करो या बातों के तरीके से करो, तो वो बच्चा क्या समझेगा, वो धीरे धीरे और भी उसकी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। बातचीत जितने ज़्यादा करोगे उससे, तो उसकी चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। तो पारस्परिक शिक्षण मतलब परस्पर एक दूसरे के साथ जो भी आप एक्टिविटी करोगे, तो आपका वहाँ पर ज़्यादा क्या हो जाएगा, वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बताया गया है। कौन बताया है? वाइगोत्स्की जी ने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार को विकसित डॉट डॉट यहाँ पर दिया हुआ, को विकसित करने के लिए नैतिक चर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए। कोहल जी की, जो कोहलबर्ग की हमने थ्योरी पढ़ रखी है, उनके अनुसार यहाँ पर क्या करना चाहिए? नैतिक चर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए। किस आधार पर? जो नैतिक चर्चा की गई उनकी थ्योरी में, तो किस आधार पर चर्चा की गई हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हम पर? सामाजिक अनुबंध। कौन सा पहला है? सामाजिक अनुबंध है। दूसरा क्या है? बच्चों में नैतिक मूल। तीसरा क्या है? व्यक्तिवाद। चौथा क्या है? ए और दो, पहला और दूसरा कहना है इनका। तो जो उनकी थ्योरी में बताई गई नैतिक चर्चा को आयोजन किया गया है, किसके बारे में किया गया? बच्चों में नैतिक मूल्यों के बारे में किया गया है कि बच्चे नैतिक मूल्यों का विकास कौन सी उम्र में क्या होते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। अगर वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने हेंज की दुविधा के बारे में स्टोरी ज़्यादा फेमस की है कोहलबर्ग जी ने, तो उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने हेंज की दुविधा से ही रिलेटेड उन्होंने बताया है कि हमने जैसे कल पढ़ भी रखा है कोहलबर्ग जी की थ्योरी, तो आप देख लीजिएगा तो चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने दुविधा के बारे में बात की है, हेंज डिलेमा, जो कि बच्चे से हर एक उम्र के बच्चे से उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने देखा कि बच्चे हर एक उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं इस न्याय के बारे में, नैतिक चर्चा के बारे में, नैतिक धर्म के बारे में उन्होंने क्या सोचते हैं हर एक उम्र के। तो उन्होंने देखा कि हर एक उम्र के जितने बच्चे थे वो अलग अलग उम्र के अनुसार अलग अलग चीज़ें वो सोचते हैं। कुछ उम्र के सोचते हैं कि नहीं जो रूल होते हैं उनको तोड़ना गलत बात है, कुछ सोचते हैं कि नहीं रूल तोड़ना चाहिए, जब कभी ऐसी बात आए, ऐसा समय आए तो रूल को तोड़ भी देना चाहिए। तो यहाँ पर नैतिक की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत कौन सा? इनकी थ्योरी में कितने सिद्धांत है? 3 है। कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन सा? पूर्व परंपरागत। दूसरा कौन सा है? परंपरागत। तीसरा पश्च परंपरागत। 3 थ्योरी की इन्होंने बात, 3 लेवल इन्होंने नैतिक परंपरा के बताए हैं बच्चों के। पहला पूर्व परंपरागत होता है, दूसरा परंपरागत होता है, तीसरा पश्च परंपरागत होता है। तो यहाँ पर उन्होंने इनके जो पूर्व परंपरागत के अनुसार कोई नैतिक निर्णय जो लेते समय, कोई व्यक्ति जो नैतिक निर्णय लेता है, तो इनके अनुसार निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति होता है? तो यहाँ पर जो पूर्व परंपरागत में निर्णय लिए जाते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक पहले पूर्व परंपरागत में 2, क्योंकि हर एक जो लेवल होते हैं उनकी 2 अवस्थाएं इन्होंने बताया है। टोटल 6 इनकी अवस्थाएं हैं, जो कि एक लेवल का 2 है, दूसरे लेवल का 2 है, तीसरे का भी 2 है। तो यहाँ पर टोटल 6 हुए। तो जिनमें से पूर्व परंपरागत की थ्योरी के अंतर्गत जो लेवल के अंतर्गत आती हैं अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं, तो दंड एवं आज्ञाकारिता का आता है। दूसरा साधनात्मक सापेक्षवादी, यानी कि साधन का आदान प्रदान। पहला दंड एवं आज्ञा, मतलब जो भी कार्य यहाँ पर बच्चा करता है वो पनिश के कारण करता है कि नहीं अगर हमने ऐसा काम नहीं किया तो हमें जरूर हमारी पिटाई होने वाली है। तो यहाँ पर जो भी काम करेगा डर के कारण करेगा, पनिशमेंट के कारण वो सारा कार्य करता है। सेकंड, यहाँ पर जो साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत होता है इनका, कोहलबर्ग जी का, ये पूर्व परंपरागत के अंतर्गत ही आता है वो दोनों। तो यहाँ पर जो सेकंड होता है, मतलब चीज़ों का आदान प्रदान, अगर तू मुझे चॉकलेट दे मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि नैतिक निर्णय ले रहा है यहाँ पर बच्चा इन दोनों के अनुसार, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर इन्हें पर लागू हो रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है हमारे यहाँ पर व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। यहाँ पर क्या बताया? व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाओं के अनुसार या व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार। तीसरा है अंतर्निहित संभावित दंड के अनुसार। चौथा पारिवारिक अपेक्षाएं। बात पूर्व परंपरागत हो रही है और हमने क्या देखा पहले में? दंड एवं आज्ञाकारिता, मतलब जो भी कार्य बच्चा करेगा वो दंड के कारण। तो हमारा ऑप्शन मिल गया राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और आंसर करते रहिए। आपका राइट आंसर क्या है काउंट करते रहिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और भी तैयारी में आपको कितनी जरूरत है तैयारी करने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण सही गलत का निर्धारण पुरस्कार या सजा से
होता है। कोहलबर्ग जी के अनुसार किस चरण में सही गलत का निर्धारण पुरस्कार या सजा से होता है? हमने बात कर रखी है पहले पूर्व परंपरागत में, दो उन्होंने स्टेप बताया है, दंड एवं आज्ञाकारिता, दूसरा साधनात्मक सापेक्षवादी। तो इन्होंने जो दो बात इन्होंने बताई है, दो अवस्थाएं बताई है पहले लेवल में, तो उन्होंने पूछ रखा कि सही चरण जो सही और गलत का निर्धारण होता है, पुरस्कार या सजा, जो जिस अवस्था में पुरस्कार और सजा के कारण कार्य करता है, वो पहली कौन सी अवस्था है, इसमें चरण कौन सा है? तो पहला चरण आज्ञाकारिता था और सजा विन्यास है, अभिविन्यास। दूसरा है अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, कि पांचवा है सामाजिक अनुबंध व व्यक्तिगत अधिकार। तो हमने देख रखा है कि पहला क्या है, अधिकारिता और सजा अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पर सही और गलत का निर्धारण पुरस्कार व सजा से, कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें पनिश मिलेगी, और हम अगर साधनात्मक सापेक्षवादी तो अगर मतलब चीज़ें तुम हमें देखो तो हम भी तुम्हें देंगे, ऐसा इन्हें यहाँ पर कर होता है, जो कि पहला ऑप्शन है ये, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आंसर करिए तो रहिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला यहाँ पर देख रखें, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकताएं हैं? किशोरों की जो आवश्यकताएं, किशोर अवस्थाएं होती हैं, मैंने अवस्थाओं पर भी क्लास ले रखा है, तो आप नहीं देखें तो उसको भी देखिए। वहाँ पर बात रहे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये अवसर जो हैं, तो किशोरों की आवश्यकताओं से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन है जो किशोरों की आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है? क्या वाद विवाद आता है, या चर्चा आता है, या तर्क आता है? इनमें से सभी बात यहाँ पर किशोरावस्था की हो रही है। तो किशोरावस्था में बच्चा क्या डेवलप हो जाता है, तर्क भी डेवलप हो जाता है, चर्चा भी करने लगता है, समूहों में चर्चा करने लगता है, और सामाजिक रूप से करने लगता है, घर पे भी करने लगता है, मतलब इतना वो उसमें समझ विकसित हो जाती है, वाद विवाद में भी वो भाग लेने लगता है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगी, इसकी आवश्यकता क्या, क्योंकि इसको जो किशोरावस्था की आवश्यकताएं ये सभी है, और ये सभी वो करने भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंसर करते रहिए आप और शेयर भी करते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के सर्वोत्तम मार्ग हैं। जो बच्चों में नैतिकता की स्थापना कराई जाती है कोहलबर्ग जी के अनुसार, उस सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, सर्वोत्तम मार्ग इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से अवस्था, ये कौन से ऑप्शन के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास की स्थापना की जा सकती है? क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाओगे तो नैतिक विकास उनका हो जाएगा बच्चों में? क्या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करोगे तो बच्चों में नैतिक विकास होगा? कि उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करोगे? उन्हें प्रातः इन सभा में ले आओगे, प्रातः उठा करके उन्हें क्या करोगे, सभा में ले आओ, बैठाओ उनको, तो नैतिक मूल्य इससे होगा कि यहाँ शिक्षा पर मूल्यांकन करने पर उनके शिक्षा पर मूल्यांकन करोगे तो उनके नैतिक विकास होगा। कि उनके आदर्श शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर कह रखा है नैतिकता की स्थापना के लिए। अगर आप बच्चे पे नैतिकता की स्थापना करना चाहते हो, बच्चे में अगर कोई आक्रामक बच्चा है, अगर आप चाहते हो कि बच्चा क्या सुधर जाए, वो आक्रामक व्यवहार ना करे, वो सही जगह चले, तो क्या करोगे उसके लिए? आप वहाँ पर टीचर ही उसका रोल मॉडल है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि टीचर का ही देख के करते हैं, नहीं मैम ने ऐसा कहा है तो, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों के अगर होमवर्क करा रहे हो तो अगर आप गलत बोल रहे हो, सही जो भी बोल रहे हो, तो बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं मैम ने हमें यही बताया तो यही हो, क्योंकि रोल मॉडल वो किसे बना लेते हैं इस एज में, वो अपने टीचर को ही बना लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो स्कूल या घर पे कि नैतिक विकास का बच्चों में दिया जाए, ये इसकी स्थापना किया जाए उन पे, तो क्या सबसे यहाँ पर सफिशिएंट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षक का आदर्श, शिक्षक ही उसी तरह बिहेव करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा बच्चे के साथ, तो बच्चा भी कि नहीं सर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो नेक्स्ट हो जाता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। इनके अनुसार जो नैतिक, अब अभी तो सिर्फ हमने नॉर्मल देखा कि जो समाज में होता है, लेकिन अब यहाँ पर कोहलबर्ग जी के अनुसार कैसे किया जा सकता है बच्चों में नैतिक मूल्य, क्या पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, कि मतलब किस तरह से बच्चों को कठोर निर्देश दोगे कि इस प्रकार आपको नैतिक विकास करना है, ऐसे कार्य करना, क्या कठोर निर्देश दोगे उसको बच्चों को, या धार्मिक शिक्षा पढ़ाओगे उसको, कि व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर दे दोगे कि नहीं यही आपको कार्य करना है। चौथा ऑप्शन है हमारा नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चर्चाओं में जब आप बच्चे को जोड़ोगे तो बच्चा चीज़ों को और भी गतिविधि, जब एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चों को चर्चाओं में शामिल करके सीखने पर बल दिया जाएगा, है ना, कि मतलब बच्चे को क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि कराओ, उसे आप उसको खुद ही करने दो, प्रत्यक्ष रूप से करने दो, उसे बातें आप बताओ, बट उसे क्या करो, चर्चाओं में अपने शामिल रखो। कोलैबोरेटरी लर्निंग जो हमने देखी है, पारस्परिक शिक्षण, इसी के अंतर्गत है कि बच्चे को भी उसमें शामिल करो। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो बच्चे से भी राय लो कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, बच्चा जो भी कहेगा तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा और भी उस चीज़ पर रिलेट होता जाएगा, उस चीज़ में जुड़ता जाएगा, तो वो भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा कि नहीं सर ऐसा करें, थोड़ा हम भी ऐसा करना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये चर्चाओं में शामिल करना सफिशिएंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी हमारे और आपके बीच कैसा संबंध है, आप देख लीजिए। क्या स्नेह का है, क्या विश्वास का है, क्या सम्मान का है, क्या ये सभी है? मेरे हिसाब से तो ये सभी होना चाहिए, क्योंकि स्नेह का भी है, हमें लगाव भी है आपसे कि आपकी तैयारी क्यों नहीं चल रही, आप पढ़ाई। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं मैम टाइमिंग के कारण मैं क्लास नहीं ले पाता, तो हमने टाइमिंग चेंज किया, 9 बजे का हमने ले रखा है, ठीक है। तो हमने सुबह दोपहर में क्लास हमारी रहती थी, बट हम बहुत सारे फ्रेंड के कमेंट आते हैं मैम क्लास लाइव क्लास नहीं ले पाते हम टाइम के कारण, तो हमने टाइम चेंज कर दिया, 9 बजे का रख लिया है। डेली 9 बजे आपको रात में क्लासेस ये मिलेगी। तो हमारा कहीं ना कहीं आप लोगों से स्नेह था कि आप लोग, क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ यहाँ पर पैसे तो मिलने वाले नहीं, फ्री में ही है, तो हम चाहते हैं कि जो भी फ्री में है जितना भी हम दे पा रहे हैं, तो आपको एकदम ऐसी व्यवस्था यहाँ पर देवाएं कि आप वहाँ जाकर एग्जाम में भी इसका आंसर कर पाओ। हम यहाँ पर ये सिर्फ ये करने नहीं आते कि आपको 10 MCQ लेकर आएँ और सॉल्व करा कर निकल लें। हम आपको कॉन्सेप्ट भी देना चाहते हैं कि आप एग्जाम में वहाँ पर परेशान ना हो। अगर आपको क्वेश्चन किसी टाइप का बनता है तो आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। बाकी आपको MCQ तो यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो आपको जितने चाहोगे MCQ आपको मिल जाएंगे। वो तो किताब को छाप करके ही आपको ला कर रख देंगे, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमको अलग करना है, हमको लोगों से अलग करना है, हमको कॉन्सेप्ट देखना है, प्लस MCQ भी देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसा संबंध कैसा होना चाहिए। विश्वास का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि मैम जो पढ़ा रही है क्या सही है। सम्मान का भी होना चाहिए, आपको सम्मान से बात भी करना चाहिए, हमें आपसे करना चाहिए, आपको हमसे करना चाहिए। तो ये सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, जहाँ भी पढ़ा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसको कैसा ज्ञान होना चाहिए? क्या अध्यापन जो विषय पढ़ा है सिर्फ उसी का ज्ञान होना चाहिए, कि बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, कि उसको बालक के बारे में सब कुछ, उसके गतिविधि के बारे में, एक्टिविटी जो वो करता है, शारीरिक मानसिक जो भी संज्ञानात्मक वो क्रियाएं करता है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, कि शिक्षा संहिता की इसमें रूल क्या क्या है, संहिता क्या है, बच्चे के बारे में इसका ज्ञान होना चाहिए, कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप भी आंसर करते रहिए, अपने नंबर काउंट करते रहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने नंबर आए हैं, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, तो मैं आपको उसी के अनुसार और भी तैयारी को बेहतर कराऊंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्योंकि शिक्षक को क्या होना चाहिए, उसको बाल मनोविज्ञान ज्ञान भी होना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो हम जैसे चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स क्यों क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हमने मैसेज डाला कि आप क्लास क्यों नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पर क्या है, हमें इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। उनके मन की अवस्थाओं को, उनके मन की जो भी चल रहे हैं उसके मन में, उनको भी जानने की कोशिश करें। क्यों, कैसे जान पाएगा वो? जब उनके पास बाल मनोविज्ञान का, मन की अवस्थाओं को जानने का उनके पास नॉलेज होगा। और अध्यापन विषय का तो होगा ही, क्योंकि जो विषय पढ़ाएंगे तो उसका नॉलेज होना ही चाहिए उनको। तो ये दोनों आपके यहाँ पर सफिशिएंट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है? क्या आजीविका कमाना है शिक्षा का उद्देश्य, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, कि पढ़ना एवं लिखना सिखाना, कि बौद्धिक विकास है? बच्चे को जो आप शिक्षा दे रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या आजीविका के लिए उसकी वो नौकरी करे, बस इसके लिए पढ़ा रहे हो, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ा रहे हो, कि सिर्फ पढ़ और लिख पाए, कि बौद्धिक विकास के लिए, धर्म के बारे में जान पाए, समाज के बारे में, सिर्फ इसके लिए? तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास पर फोकस किया जाए। किस पे? एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास पर, शारीरिक मानसिक संज्ञानात्मक सभी प्रकार के विकास में उस पर ध्यान रखा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगीण विकास पर शिक्षा का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए, यही हर टीचर को, हर फ्रेंड को यही लेकर पढ़ना चाहिए कि सर्वांगीण विकास हो, सिर्फ एक पक्ष पर नहीं, कि आप एक पक्ष पर आंसर कर पाओ, एक पक्ष पर आप सोच पाओ, सर्वांगीण रूप से आप सोच पाओ, सभी के लिए सभी दिशाओं में आप आंसर कर पाओ। एक चौथा मैं लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा अगला। एक अच्छा अध्यापक जो होता है विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो होता है विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार की यहाँ पर बढ़ावा देता है? कौन सी भावनाओं को? क्या प्रतियोगिता की भावना को यहाँ पर बढ़ावा देता है? क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी के मध्य किस प्रकार का बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता की भावना कि नहीं, चिंटू जो 10 लेकर आ रहा है तो मिंटू को कितना लाना चाहिए, 20 नंबर लाना चाहिए, इस तरह की भावना की प्रतिद्वंदिता की, कि नहीं यार वो कैसे लेके आए, उसको देखो, ये प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करने वाले का, सहयोग की भावना की, एक दूसरे का हेल्प करनी चाहिए, तटस्थता की भावना की, बहुत कठोर वहां पर रूल बना देने चाहिए। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आप राइट ऑप्शन कीजिए और अपने नंबर भी देखते रहिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अध्यापक विद्यार्थियों को मतलब बढ़ावा देता है किसका? सहयोग की भावना का, कि एक दूसरे पर अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो चीजों को समझाना चाहिए शिक्षक को। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वह अवस्था, कौन सी अवस्था? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये जीन पियाजे की थ्योरी हमने पढ़ रखी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे की थ्योरी उन्होंने चार अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था है। फिर दूसरी कौन सी है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त, और चौथी इसी को औपचारिक भी कहते हैं या अमूर्त भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर बात की, जब बच्चा तार्किक रूप से बच्चों को चीज़ों को घटनाओं को सोचना प्रारंभ करने लगता है, तो ये कौन सी अवस्था है, इनमें से जो अवस्थाएं बताई हुई हैं तो ये कौन सी अवस्था है, क्या संवेदी अवस्था है, पूर्व अवस्था है, मूर्त है या औपचारिक है। तो अब देखिए आंसर कीजिए, आपका राइट आंसर क्या है मैं तो आपको बताऊंगी बट आप भी करते रहिए। तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात यहाँ पर तार्किक की हो रही, लॉजिकल, आपने होने को तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन पूर्व क्यों कहा गया, ये वर्ड में आप ध्यान रखिए, आपके हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। मैं निश्चित बता रही हूँ कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस टाइप के, यही क्वेश्चन आपको भले नहीं मिलेगा लेकिन इस टाइप के जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। पूछेगा क्या आपसे, मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चा जो तार्किक रूप से वस्तुओं को जब भी तर्क की बात आएगी, तर्क की बात आएगी, संख्या की बात, गणना की बात आएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी बच्चा करता है जो अपने फ्यूचर के लिए, जितनी भी घटना करता है वो पढ़ाई के लिए हो, लिखाई के लिए, भावनात्मक में, भाषा विचार जो भी इसमें डेवलप होता है फ्यूचर के लिए, तो वो सब कुछ किस में होता है, मूर्त में होता है। लेकिन बात पूर्व की क्यों होती है हर बार, तो पूर्व इसलिए होती है क्योंकि जो भी अवस्था मूर्त में तो सब कुछ डेवलप हो जाता है बट इसीलिए उसमें मूर्त में हो जाता है। मूर्त के पहले कौन सा आता है, पूर्व संक्रियात्मक आता है, फिर मूर्त आता है, तो इसी मूर्त का उन्होंने पूर्व बताया है कि मूर्त के पूर्व ये अवस्था है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तुम्हारे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है, चिंतन को प्रारंभ कर देता है घटनाओं एवं विषय के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम, आंसर करते रहिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, शेयर भी करते रहे, 200 का अपना टारगेट बिल्कुल नहीं भूलना है, ना हमें ना आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, जो मानव का व्यक्तित्व वो किसका परिणाम है, क्या आनुवांशिकता का जो भी एक्टिविटी करता है मानव वो किसका परिणाम है, क्या आनुवांशिकता जो जीन के द्वारा उनको मिल जाता है उसका परिणाम होता है कि बच्चा जैसे कोई पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, उनके मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो कुछ अलग अलग, मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि मम्मी पापा ने पढ़ाई नहीं की, बच्चा कैसे पढ़ाई कर पाएगा, क्या आनुवांशिकता के कारण परिणाम मिलता है ऐसा, ये पालन पोषण और शिक्षा का होता है कि आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा, डी यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये आगे है, देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी दिया ही नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। क्यों होता है थोड़ा जान लेते हैं, जो मानव का विकास होता है वो कहीं ना कहीं आनुवांशिकता का भी उसमें रोल रहता है और वातावरण के। आप अगर भले आपके परिवार, आप जिस भी बैकग्राउंड से आप आते हो, लेकिन आपको वातावरण सही मिल गया तो आप क्या करोगे, आप रिजल्ट को बदल सकते हो। अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपको वातावरण सही मिल गया, आपको जैसे आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल रही हैं वो आपने नहीं देखी, लेकिन ये क्लासेस अगर आपको मिल रही है, आपको वातावरण पढ़ाई का मिल गया, आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी लेकिन अब आपने तैयारी स्टार्ट की, आपको हम क्लासेस दे रहे हैं, फ्री क्लासेस दे रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, तो आपको वातावरण मिल रहा है किस चीज का, अंतःक्रिया करने का। मतलब आप भी अपनी प्रॉब्लम हमसे कह सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम कह सकते हैं, एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, तो अंतःक्रिया। तो आपको घर की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वो आनुवांशिकता थी। अब वातावरण की जो अंतःक्रिया मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, हमारे यहाँ से क्लास से मिल रही है। तो ये आपको दोनों आपको मायने रखता है आपके किसके लिए, परिणाम के लिए, हर एक व्यक्ति के परिणाम के लिए। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वाइगोस्की जी के अनुसार बच्चे सीखते हैं, इनके अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या परिपक्व होने से सीखते हैं, किससे सीखते हैं, क्या परिपक्व होने से, क्या अनुकरण होने से, कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या नेक्स्ट क्या दिया है कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए तब बच्चे सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चे सीखते कैसे हैं, क्या परिपक्व हो जाता तभी सीखते हैं, कि लोगों का पीछा करके, लोगों का देख करके, उतार करके सीखते हैं, कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, कि जब उन्हें पुनर्बलन उन्हें सहयोग दिया जाए तब प्रदान किया जाए तब वो सीखते हैं, किस प्रकार सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर कीजिए, आप भी आंसर कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात उन्होंने समवयस्कों के साथ और परस्पर क्रिया के साथ की है कि बच्चे जितनी ज़्यादा क्रिया परस्पर अपने बड़ों के साथ, समाज के साथ जितनी ज़्यादा परस्पर एक्टिविटी करेंगे वो उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। ये किसके अनुसार कहना है, ये वाइगोस्की जी के अनुसार कहना है कि जितना ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, वयस्कों के साथ परस्पर क्रियाएं करेगा, अपने के बड़ों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने घर के साथ, अपने स्कूल के साथ, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप समझ पाओ।
तो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन अभी हम प्रॉब्लम को समझ, बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती हमारा, तो हम यहाँ पर बात करते हैं तो रिप्लाई नहीं करें, तो बट हमारे पास अभी रीज़न है। रीज़न ये है कि यूट्यूब के द्वारा भी हमको परमिशन नहीं मिला लाइव का, हम प्रीमियम का यूज करके हम यहाँ पर आपको लाइव दे रहे हैं। तो अगर आप कोशिश करोगे तो जल्द ही हमको वो भी लाइव में मिल, लेकिन उसके क्राइटेरिया अभी हमने क्रॉस नहीं की है, तो जिस दिन उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो हमें भी लाइव क्लास का मौका मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहोगे डेली, अगर आप शेयर कर रहे हो उतने साथ ही हमारे जुड़ पाएंगे, तो जितने ज़्यादा जुड़ पाएंगे उतना जल्दी हमको लाइव क्लासेस का मौका मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, क्योंकि हम तो आपसे चाहते हैं बट आप लोग नाराज भी हो जाते हैं कि मैम चैट नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, तो हमारा रीज़न यही है, आप समझिए। और हम प्रीमियम की तरह आपको क्लास लाइव दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए। तो अगर आप चाहेंगे तो मिल भी जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा, तो जल्दी से जल्दी हमको मिल जाएगा, लाइव मिल जाएगा। और हम भी कुछ इसमें बड़ा करने वाले हैं आप सबके लिए, आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं, बट थोड़े देर की, आप 2-3 दिन की बात है, फिर उसके बाद हम बहुत सारी बातें करने वाले भी हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या हैं। बच्चे यहाँ पर, बच्चे जीन पियाजे के अनुसार बात की गई, बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं और जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमता का प्रयोग करते हैं, कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही सोचते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कहता है? चिंतन में वयस्क जो बच्चे होते हैं वो क्या वयस्कों की भांति ही सोचते हैं, और ज्यों त्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि? कितने प्रकार के? 2 प्रकार, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनके चिंतन में कैसी वृद्धि होती है। फिर तीसरा कहता है खाली बर्तन के समान है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को खाली बर्तन हो ही नहीं सकता। बच्चों में भी जो बच्चा स्कूल जाता है वो भी कुछ ना कुछ लेकर के जाता है अपने साथ, तो यहाँ पर ये तो आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खाली बर्तन बता दिया गया है। चौथा है निष्क्रिय जीव होते हैं। यहाँ पर निष्क्रिय जीव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब खाली बर्तन नहीं है वो, तो निष्क्रिय कैसे हो सकता है? बच्चा कैसे होगा? सक्रिय होगा, है ना। तो हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हम दो देख लेते हैं ऑप्शन अपना। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, बात ये भी सही है, लेकिन आपका सबसे आंसर जो है आपका पहला है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं। अगर आप चीज़ों को क्या करो, खिलौना लाए हो, नया खिलौना लाए हो, तो जरूर उसको तोड़ेंगे, एक बार तोड़ने का जोड़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है। अगर ये चिड़िया बोल रही है तो क्यों बोल रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे, आपसे कई सारे सवाल करेंगे। आप भले आप इरिटेट हो जाओ, लेकिन बच्चे आपसे सवाल करेंगे ही करेंगे। आपने खुद भी रियल लाइफ में देखा होगा। तो बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्राणी के होते हैं, अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का, वो जितनी उनके पास क्षमता होती है, जितना उनके पास एज के अनुसार उनके पास तर्क होता है, तर्क क्षमता होती है, वो उस चीज को सोचते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर? कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को रूढ़िवादिता, यहाँ पर ये इससे तो हर बार क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आते हैं रूढ़िवादिता से, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा कि ताकि आपको रूढ़िवादिता से भी आपका क्लियर हो जाए। रूढ़िवादिता क्या चीज़ है? रूढ़िवादिता से मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स की जो जैसे समाज पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि नहीं लड़कियाँ ऐसा काम नहीं कर सकती क्योंकि लड़कियाँ लचीली होती हैं, मतलब कि ऐसा मानना होता है कि बहुत सारे लोगों को मानना होता है, हर किसी का तो नहीं हो कह सकती मत, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़कियाँ क्यों जाएंगी कॉलेज, नहीं दूर कॉलेज है इसलिए कॉलेज नहीं जाएंगी, लड़के बस जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये रूढ़िवादिता है, समाज की सोच है ना। बहुत सारे सोचते हैं कि लड़कियों को शादी जल्दी कर दी जाए। क्यों कर दी जाए? उन्हें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे भी कम ही टाइम मिलता है उनको, तो उनको भी एक मौका बराबर का मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को तो शादी इतना जल्दी आसानी से करते नहीं, जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, उनकी जॉब नहीं लग जाती। तो यहाँ पर लड़कियों को जल्दी कर देने की ये क्या है? कि जेंडर रूढ़िवादिता है, कि लड़की और लड़कों में जो फर्क होता है वही क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता। इससे बचने के लिए ये चीज़ ना हो समाज में, इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमारा देख लेते ऑप्शन क्या हमारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या इस चीज को, इससे आपकी रूढ़िवादिता कम हो सकती है? बचने के लिए अगर बचा सकते हो, अगर शिक्षक हो आप, तो क्या आप क्या करोगे? लड़कों को जोखिम उठाने के लिए, निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित। क्लास में अगर आप सिर्फ बच्चे को जोखिम उठाने की बार बार बात करोगे, वो निर्भीक बनने की प्रोत्साहन है उसमें जागृत करोगे कि लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं से रखना चाहिए, तो क्या इस तरह करना चाहिए? साथ में लड़के लड़कियों को एक साथ रखना चाहिए, एक साथ उनको भूमिकाएं निभानी चाहिए, ये ऑप्शन होगा। कि तीसरा कह रहा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का, ये कहना चाहिए नहीं लड़की क्या ये गुड बॉय है, ये गुड गर्ल है, ये गुड बॉय है, तो इस तरह से करना चाहिए क्या? तो इससे सराहना करने से क्या आपकी जेंडर रूढ़िवादिता से बचाव हो सकता है? ये चौथा कह रहा है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं कुश्ती में भाग लड़कियां नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियां कमजोर होती हैं, ऐसा नहीं, ऐसे करने से आपकी जेंडर रूढ़िवादिता नहीं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता की जब भी बात होगी तो वहाँ पर जब किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, किसी दूसरे को निरुत्साहित किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों को एक साथ की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यही ऑप्शन है कि जो शिक्षक क्लासेस में करेगा, एक साथ कोई भी कार्य करेगा, उनकी भूमिकाओं को निर्वाह कर, वो नाटक करवा रहा है, एकांकी करवा रहा है, तो यहाँ पर लड़के लड़कियों को दोनों को अहम रोल देना चाहिए, तो यहाँ पर जेंडर रूढ़ बातों से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को यहाँ पर जोड़िए। हम अपने टारगेट को ध्यान में रखिए, हमारा टारगेट क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा पर। यहाँ पर फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति, हमने फ्रायड जी की थ्योरी पढ़ रखी है, फ्रायड जी ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है। हमने देखा था उनके पास सेक्सुअल, जो उनकी सेक्सुअल थी, उनकी यौन अंगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था। यहाँ पर कौन सा पहला ऑप्शन देख लेते हैं, काम प्रवृत्ति, दूसरा रचना प्रवृत्ति, तीसरा संचय प्रवृत्ति, चौथा समूह प्रवृत्ति। उन्होंने फोकस किस पे किया है, उनका कहना था कि हर एज पे उन्होंने बताया, व्यवहार के बारे में उन्होंने बताया, व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने, मन के बारे में बताया है। इन सब में उन्होंने सबसे अधिक फोकस किसके किया है, काम प्रवृत्ति पे। किस पे, काम प्रवृत्ति पे। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने मन के बारे में बताया है कि पहला कौन सा होता है, चेतन मन होता है, दूसरा कौन सा होता है, अचेतन होता है, फिर तीसरा अर्धचेतन होता है। एक जागृत अवस्था होती है, एक अर्धचेतन का मतलब होता है कि ना तो सोते ना तो, जैसे कभी कभी आप बैठे हुए हो और बैठे बैठे आपको नींद लगे, तो ये कौन सी हो गई, अर्धचेतन हो गई। अब अचेतन कौन सी हो गई, आप पूरी तरह से आप सो चुके हो, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी अचेतन हो जाएगी। तो इन्होंने अचेतन मन का जो अध्ययन किया है वो किस प्रकार के यहाँ पर, किस विधियों के द्वारा वहां पर विश्लेषण, मतलब कि जो यहाँ पर अचेतन मन का आपको अगर निकालना है किसी व्यक्ति में, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, एक्टिविटी जो मनुष्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपको जानना चाहते हो कि नहीं इस तरह ये व्यक्ति क्यों कर रहा है, क्यों सोते सोते बात करता है, अगर कभी कभी कुछ लोग करते हैं सोते सोते बात करने लगते हैं, इन सारी चीजों का कंक्लूजन निकालने के लिए आप किस प्रकार की विधियों का उपयोग करोगे। यहाँ पर क्या मनोविश्लेषण विधियों का उपयोग करोगे, कि अवलोकन विधि की उपयोग करोगे, साक्षात्कार द्वारा करोगे या आत्मकथा द्वारा करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है सिगमंड फ्रायड जी से कि सिगमंड फ्रायड जी कौन सी विधि के या कौन से विश्लेषणवादी हैं, तो क्या बताओगे आप, मनोविश्लेषणवादी। वो मन के जो विधियों का उन्होंने विश्लेषण किया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अचेतन मन का, ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा आप क्या करोगे, अचेतन मन का आप अध्ययन कर सकते हो, कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी क्यों कर रहा है, किस विधि के द्वारा करोगे आप, मनोविश्लेषण विधि द्वारा करो। इनके संपादक सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है जो क्या है, इनका प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्रायड जी हैं। कौन है, सिगमंड फ्रायड जी हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। चलिए शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं बोला, शेयर करते रहिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग, हमने देख लिया है कि भाग, मन के भाग कितने होते हैं, 3 होते हैं, चेतन होता है, अर्धचेतन होता है और अचेतन होता है। इनमें से हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि ये सब मस्तिष्क का ही भाग होते हैं, चेतन अचेतन, अगर हम सो रहे हैं तो सारे मस्तिष्क भी कार्य करना बंद ही करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अचेतन जो चेतन भाग होता है व्यक्ति के अंदर, चेतन भाग कितने % होता है, अगर 100% टोटल मन है तो इसमें चेतन मन जो होता है व्यक्ति के शरीर में, चेतन मन कितने % होता है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर कितने होता है, 1/10। अगर टोटल 100 है, टोटल 10/10 होता है, तो उनमें से 10/10 में आपको 1/10 कितना होता है, चेतन मन होता है। कौन सा होता है, चेतन। और 9/10 कितना होता है, ये अचेतन और अर्धचेतन होते हैं। 9/10 कितना होता है, ये 9/10 ये अर्धचेतन और अचेतन को मिलाकर के होते हैं, लेकिन अकेले सिर्फ चेतन मन का कितना भाग होता है, 1/10 चेतन मन होता है। टोटल पूरे शरीर में आपके 1/10 कितना भाग होता है, चेतन भाग होता है। तो हमने ये देखा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनकी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी, हम डिटेल में पढ़ा है सिगमंड फ्रायड जी की थ्योरी, तो हमने पढ़ रखी है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट हमारा इतना ही था क्वेश्चन हमारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए और शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चीज़ें आपको डेली आपको नोटिफिकेशन मिले और PDF भी मिले इस क्लासेस का। आपको डेली क्लास अटेंड करना है, बिल्कुल किसी भी दिन क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं और सभी को करना है, हम ही बस को नहीं, आप, क्योंकि हम जो कर रहे हैं तैयारी आप सबके लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो आप सब भी तैयार रहिए कर, डेली 9 बजे। आपको कितने बजे आना है यहाँ पर, डेली 9 बजे आपको यहाँ पर तैयार रहना है, खाना पीना खा करके आपको 9 बजे क्लासेस के लिए डेली तैयार रहना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।